Okay guys, so welcome back to O Levels Business Studies classes. हमारे पास last class जो थी, we are done with the organization and we are done with the organizational structure. Now we are heading towards a particular thing that we need to discuss. थोड़ा सा dry है topic, ठीक है? और throughout the life जब भी आप O levels के अंदर, A levels के अंदर या फिर for example masters में भी आप पढ़ेंगे तो management का जो topic है ना, it's bit dry. ठीक है, तो हम इसको आज समझेंगे, ड्राई है लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, तो हमें करना तो है, हमें समझना तो है, तो हम इसको थोड़ा सा एंटरटेनिंग बनाएंगे, समझेंगे किस तरीके से क्या होता है. सो द टॉपिक इज मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शंस. आज का टॉपिक हमारे पास ये है. अब मैनेजमेंट का जो वर्ड है ना, ये बहुत हमारे पास फ्रीक्वेंटली हम सुनते हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास तो कोई ऑफिस का या कोई कॉर्पोरेट का या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपोजर तो नहीं है. यू आर नॉट वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन या आप कोई जॉब तो नहीं करते, लेकिन एक मैनेजमेंट है जिससे आपका ताल्लुक हुआ है. दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल. स्कूल की मैनेजमेंट होती है, कॉलेजेस की मैनेजमेंट होती है, या फिर हमारे पास ये जो एजुकेशनल सेंटर्स होते हैं इसकी जो मैनेजमेंट होती है उससे आपका इंटरैक्ट है. अब वो मैनेजमेंट करती क्या है? पहली चीज तो ये है कि मैनेजमेंट इज कंप्राइज ऑफ इंडिविजुअल्स. ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर से फरिश्ते उतरते हैं और उस चीज को मैनेज कर रहे होते हैं. नहीं 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 नहीं, ये लोग ही होते हैं जो कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस चीज का पार्ट बनते हैं. दे फॉर्म द मैनेजमेंट. अब वो क्या कर रहे हैं? वो डिसीजंस ले रहे हैं, वो लोगों को हायर कर रहे हैं, वो बजट बना रहे हैं, वो यहाँ पे फाइनल डिसीजंस ले रहे हैं. तो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली हमारे पास मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, हमारे पास मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ ऑर्गेनाइजिंग and controlling the resources in a business to achieve the objective efficiently and effectively. अब ये तो आपके पास अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज हो गई कि एग्जामिनर अगर फॉर एग्जांपल आपसे डिफाइन द टर्म मैनेजमेंट पूछता है, तो नाउ यू आर गोइंग टू राइट दिस पर्टिकुलर थिंग एज अ डेफिनेशन इन ऑर्डर टू गेट द फुल मार्क्स. ये पूरी आपकी नॉलेज यहाँ पे शो हो रही है कि मैनेजमेंट का मतलब क्या है हमारे पास. अब लेट्स सपोज मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ कि आप देखें कि आपकी जो स्कूल है या जो भी पर्टिकुलर एजुकेशनल सेंटर है या जो भी आपका इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर मैनेजमेंट नहीं है, तो क्या रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज होंगी? लेट्स टेक एन एग्जांपल. स्कूल के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ टीचर्स होते हैं, नंबर ऑफ क्लासेस होती हैं, हमारे पास एट अ टाइम मल्टीपल क्लासेस आर गोइंग ऑन. तो ये मैनेजमेंट ही होती है ना कि जो स्केड्यूल डिजाइन करती है. ये मैनेजमेंट ही होती है जो कि टीचर्स को हायर करती है. ये मैनेजमेंट ही होती है जो कि रूम्स को एलोकेट कर रही होती है फॉर द डिफरेंट सब्जेक्ट्स, फॉर द डिफरेंट क्लासेस, फॉर द डिफरेंट टीचर्स. तो अगर ये लेट्स सपोज मैनेजमेंट नहीं हो तो क्या चीजें ऑर्गेनाइज होंगी? नो. क्या चीजें कंट्रोल हो सकेंगी? लेट्स सपोज अब अगर हमारे पास यहाँ पे जो वर्ड रिसोर्सेज लिखा हुआ है, उस रिसोर्स का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन में सारी रिसोर्सेज. क्या ऑर्गेनाइजेशन की जो लेबर है, एचआर, कब कोई आ रहा है, कब कोई टीचर लेट हो रहा है हमारे पास, या जल्दी आ रहा है, लेट जा रहा है, या जल्दी लीव कर रहा है, क्लासेस कैंसिल हो रही हैं, क्लासेस नहीं हो रही, तो लेट्स सपोज इफ देयर इज नो मैनेजमेंट, तो हु इज गोइंग टू कीप द कंट्रोल एंड हु इज गोइंग टू कीप एन आई ऑन द टीचर? इसी तरीके से हमारे पास वो कोई अगर पर्टिकुलर बंदा रिजाइन करके चले जाता है, कोई वर्कर या एम्प्लॉय रिजाइन करके चले जाता है, तो हाउ दे वुड नो कि मैनेजमेंट के मतलब हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देयर इज अ वर्कफोर्स गैप एंड वी आर इन नीड ऑफ अ पर्सन, वी आर नीड ऑफ एन एम्प्लॉय, क्योंकि बंदा जा चुका है. तो ये मैनेजमेंट ही होती है जो कि फिर रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करती है, लेबर को हायर करती है. इसी तरीके से हमारे पास रिसोर्स एक फाइनेंस भी है. तो अब लेट्स सपोज देयर इज नो फाइनेंस मैनेजमेंट, तो कौन रिकॉर्ड कीपिंग करेगा, कौन अकाउंट्स को मेंटेन करेगा, कौन बजट बनाएगा, कौन फाइनेंस प्रोवाइड करेगा कि जब कोई इवेंट है, वर्कर्स को हायर करना है, नया प्रोडक्ट डेवलप करना है, मल्टीपल एक्सपेंसेस हैं. तो इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट बहुत एक की रोल प्ले करती है ताकि बिजनेस स्मूथली ऑपरेट कर सके और ताकि बिजनेस के जो अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो सके. अब लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमारे पास जो थ्योरेटिकल बुक्स है उसके अंदर लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक अ ड्राइवर इन द कार. अब लेट्स सपोज आपके पास गाड़ी है,
लेकिन आपके पास ड्राइविंग स्किल्स या ड्राइवर नहीं है, तो क्या वो गाड़ी आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगी? नो। अब वो गाड़ी वेस्ट हो रही है, क्योंकि वो गाड़ी खड़ी रहने के लिए नहीं, गाड़ी रोड पे चलने के लिए है, बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए, ताकि आप कम्यूट कर सकें, ट्रैवल कर सकें, जगहों पे पहुंच सकें। लेकिन अगर आपके पास ड्राइवर नहीं है, आपके पास ड्राइविंग स्किल्स नहीं है, सो दैट पर्टिकुलर कार की कोई पर्टिकुलर वैल्यू ही नहीं है, और वो जो गाड़ी है वो आपको बेनिफिट ही नहीं प्रोवाइड करी। तो इसी तरीके से अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट नहीं है, तो आपके पास लेबर भी है, आपके पास फाइनेंस भी है, आपको वॉट एवर द रिसोर्सेज दैट आर रिक्वायर्ड, वो सारी की सारी है, लेकिन वो वेस्ट हो जाएंगी, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज नहीं है, वो कंट्रोल्ड नहीं है। और इसी तरीके से अगर मैनेजमेंट इनइफेक्टिव है, मैनेजमेंट सही तरीके से काम नहीं करती, मैनेजमेंट अपने फंक्शंस को सही तरीके से परफॉर्म नहीं करती, तो भी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को, और ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर और राइट डायरेक्शन में काम नहीं करेगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एन इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट भी जरूरी है और इफेक्टिव मैनेजमेंट भी जरूरी है, ताकि रिसोर्सेज सेव हो सके, रिसोर्सेज कंट्रोल्ड हो, रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज हो। अब गाइस हमारे पास यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट होती है, उसके अंदर हमारे पास एक इंडिविजुअल बंदा होता है हु इज नोन एज द मैनेजर। अब ये जो हमारे पास मैनेजर है ना इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये इसको कह सकते हैं कि ही इज नोन एज द फेस ऑफ द मैनेजमेंट। अब जैसे फॉर एग्जांपल एचआर मैनेजर जो है, ही इज द फेस ऑफ द एचआर मैनेजमेंट, एचआर डिपार्टमेंट का फेस है। फाइनेंस मैनेजर है, ही इज नोन एज द फेस ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो ये जो मैनेजर है हमारे पास, ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, जो कि यहाँ पे ही इज गोइंग टू बिकम द फेस। ही विल बी नोन एज द फेस ऑफ द मैनेजमेंट, कि पूरी मैनेजमेंट को ये रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप बैंक्स के अंदर जाते हैं, तो बैंक्स के अंदर हमारे पास ब्रांच मैनेजर होते हैं, ऑपरेशन मैनेजर होते हैं। तो अब ब्रांच मैनेजर का मतलब क्या है? कि ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्रांच, उसके अंडर लोग होंगे। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल एचआर मैनेजर इज नोन एज द फेस ऑफ द एचआर डिपार्टमेंट, कि ही इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एचआर एक्टिविटीज। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो हमारे पास सारे ग्रुप ऑफ मैनेजर्स हैं, और ये जो सारे के सारे लोग हैं, ये मिलके मैनेजमेंट बनाते हैं। मैनेजर जब हम बात करते हैं, तो ही इज नोन एज अ सिंगल इंडिविजुअल। तो manager is known as a single individual and the management is comprised of the number of individuals जो कि हमारे पास managerial level पे operate कर रहे हैं, and they are performing the different functions of the management. अब सर functions क्या है हमारे पास? functions को start करने से पहले हम यहाँ पे जरा different levels of management को जरा समझ लेते हैं। अब यहाँ पे आई एम श्योर कि आपके पास मैनेजमेंट के डिफरेंट फंक्शंस का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, और आपके पास डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी नहीं है। अक्सर बच्चे यहाँ पे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारे पास होती क्या क्या है। बेसिकली हमारे पास थ्री डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है। सबसे पहले जो हमारे पास मैनेजमेंट है, इट इज नोन एज द सीनियर मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब सर सीनियर मैनेजमेंट के अंदर कौन आते हैं? जब भी मैं पूछता हूँ, तो बच्चे कहते हैं कि सर सीनियर मैनेजमेंट के अंदर आते हैं हमारे पास वो डिपार्टमेंटल मैनेजर, एचआर मैनेजर वगैरह। नो, सीनियर मैनेजमेंट इज कंप्राइज्ड ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब सर ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये कौन है हमारे पास? द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द कंपनी, एचआर डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, सीओओ, ये सारे के सारे लोग जो हैं वो हमारे पास सीनियर मैनेजमेंट का पार्ट है। तो सीनियर मैनेजमेंट इज कंप्राइज्ड ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सबसे अपर लेवल पे सीनियर मैनेजमेंट है हमारे पास। देन वी हैव मिडिल मैनेजमेंट। और जो मिडिल मैनेजमेंट है, इट इज कंप्राइज्ड ऑफ द फंक्शनल मैनेजर्स। अब सर ये फंक्शनल मैनेजर्स कौन है? डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। आपके पास ये जो एचआर मैनेजर होता है, फाइनेंस मैनेजर होता है, मार्केटिंग मैनेजर होता है, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स होते हैं, दे आर नोन एज द पार्ट ऑफ द मिडिल मैनेजमेंट, और दे कंप्राइज एंड दे मेक्स अप द मिडिल मैनेजमेंट। फिर आपके पास है लोअर मैनेजमेंट, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि इट इज नोन एज जूनियर मैनेजमेंट। और ये जो जूनियर मैनेजमेंट है, जूनियर मैनेजमेंट इज कंप्राइज्ड ऑफ subordinates who are working under the manager.
तो हमने कल के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा था कि एचआर मैनेजर के अंदर ट्रेनिंग ऑफिसर है, रिक्रूटमेंट हेड है, ऑपरेशन मैनेजर के अंदर इन्वेंट्री कंट्रोलर है, क्वालिटी इंस्पेक्टर है। ये वो सारे लोग हैं जो कि अंडर दी मैनेजर ऑपरेट कर रहे हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर। अब यहाँ पे एक चीज को देखिएगा, ये जो मिडिल मैनेजमेंट है, इट इज अकाउंटेबल टू द सीनियर मैनेजमेंट। कि जो एचआर मैनेजर होगा वो एचआर डायरेक्टर को अकाउंटेबल होगा, मार्केटिंग मैनेजर इज अकाउंटेबल टू द मार्केटिंग डायरेक्टर। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो मिडिल मैनेजमेंट है वो सीनियर मैनेजमेंट को अकाउंटेबल है, और इसी तरीके से जो जूनियर मैनेजमेंट है इट इज अकाउंटेबल टू द मिडिल मैनेजमेंट। कि जो सबऑर्डिनेट्स अंडर द मैनेजर्स काम कर रहे हैं दे आर अकाउंटेबल टू द respective managers. So basically this particular management is comprised of three different levels: senior management, middle management, and junior management. Now we are heading towards the functions of management. कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट होती है उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं हमारे पास। तो हमारे पास तो सिंपल एक लिस्ट है, लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इन फंक्शंस में होता क्या है। बेसिकली हमारे पास कहीं जगह 4 फंक्शंस लिखे हुए हैं, कहीं जगह 5 लिखे हुए हैं, तो हम ब्रेक डाउन करके 5 ही समझेंगे इसे। तो फंक्शंस का मतलब क्या है कि फॉर विच द मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, एंड दीज आर द बेसिक थिंग्स फॉर विच द मैनेजमेंट इज इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये फंक्शंस मैनेजमेंट इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं करती तो ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑपरेशंस को और ऑब्जेक्टिव को स्मूथली अर्न या रन नहीं कर सकती। तो सबसे पहला जो फंक्शन है इट इज नोन एज प्लानिंग। अब से प्लानिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू मी प्लानिंग इज नोन एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। क्योंकि इसी के ऊपर सब बेस करता है ना, कि जब भी आप कोई स्टेप लेने जाते हैं तो आप प्लान करते हैं ना, कि लेट सपोज आपको नया घर खरीदना है तो यू आर गोइंग टू मेक अ प्लान दैट यू वांट टू बाय और यू नीड टू बाय अ न्यू हाउस। इफ यू आर प्लानिंग टू गेट पर्टिकुलर वेकेशंस तो आप उसके लिए पहले पूरा प्लान बनाएंगे कि क्या क्या है सब कुछ। तो प्लानिंग हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है और सबसे हमारे पास वाइटल फंक्शन है ऑफ द मैनेजमेंट। फर्स्ट स्टेप है और वाइटल फंक्शन है, उसकी वजह से क्यों? क्योंकि सारे के सारे दूसरे फंक्शंस इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो प्लानिंग इज नोन एज वन ऑफ द की एलिमेंट और द की फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। अब इस प्लानिंग के फेज के अंदर होगा क्या? इस प्लानिंग के फेज के अंदर हमारे पास जो यूजुअली डायरेक्टर्स होते हैं, सो कॉल्ड सीनियर मैनेजमेंट, वो यहाँ पे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को सेट करती है। अब बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे द मैनेजमेंट इज गोइंग टू डिसाइड दैट व्हाट टू अचीव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्या हमें अपकमिंग 5 इयर्स के अंदर, 6 इयर्स के अंदर ग्रो करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, कितने परसेंट से ग्रो करना है, ये होगा सबसे पहले। सो प्लानिंग के फेज के अंदर द मैनेजमेंट इज गोइंग टू सेट एन ऑब्जेक्टिव। सेकंड, हमारे पास यहाँ पे जो मैनेजमेंट होगी वो इन्वॉल्व होगी स्ट्रैटेजी मेकिंग के अंदर। अब सर स्ट्रैटेजी मेकिंग क्या है कि जब आप पहले स्टेप पे ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो सेकंड स्टेप के अंदर आप फिर उसके रिलेटेड एक्शंस एंड डायरेक्शंस को प्लान करते हैं, दैट हाउ टू अचीव दीज पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले स्टेप के अंदर तो ऑब्जेक्टिव सेट होंगे, इसके बाद आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि किस तरीके से ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। अब लेट सपोज अगर आप एक्सपेंशन का ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं तो आपको एक्सपेंशन किस तरीके से अचीव करनी है? यू आर गोइंग टू इशू द फ्रेंचाइज। आप नई मार्केट के अंदर जाएंगे, इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर एंटर होंगे, किसी के साथ मर्ज करेंगे, किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को टेक ओवर करेंगे, वॉट एवर द स्ट्रैटेजी यू वांट टू यूज अकॉर्डिंग टू द सूटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो सबसे पहले तो ये कि आप स्ट्रैटेजी मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व होंगे। अब जब आप स्ट्रेटजी मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व हो गए और आपने यहाँ पे प्लान बना लिया तो यहाँ पे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे दी प्रॉब्लम्स। प्लानिंग का सबसे अच्छा फेज ही होता है, और प्लानिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपकी प्रॉब्लम्स हाईलाइट होकर सामने आ जाएंगी कि हाँ ये इश्यूज हो सकते हैं और ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जब हम इस चीज को अचीव करने जा रहे होंगे और व्हेन वी आर फॉलोइंग द स्ट्रेटजी। अब लेट सपोज आपके सामने मैं एग्जांपल रखता हूँ। आपने पाकिस्तान के अंदर एक टेलीकॉम कंपनी है टेलीनॉर के नाम से। टेलीनॉर बेसिकली हमारे पास एक नॉर्वेजियन कंपनी है, और यहाँ पे हमारे पास जब ये टेलीनॉर पाकिस्तान के अंदर एंटर हो रही थी इससे पहले इन्होंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेट किया था कि दे वांट टू एक्सपैंड। सो ऑब्जेक्टिव वाज द एक्सपेंशन। अब वहां पे वो नॉर्वे से एक्सपैंड कर रहे थे और उन्होंने एक्सपेंशन के अंदर टारगेट मार्केट सेलेक्ट करी एशिया।
और एशिया के अंदर भी स्पेसिफिकली इंडिया, क्योंकि इंडिया पॉपुलेशन वाइज बड़ा है और इंडिया एज अ पोटेंशियल मार्केट डेवलपिंग है, तो वहां पे मोबाइल नेटवर्क और डिमांड फॉर द मोबाइल नेटवर्क इंक्रीज हो रही। तो यहाँ पे टेलीनॉर का जो नाम था वो यूनिनॉर था व्हेन दे वर एंटरिंग इनटू इंडिया। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सपेंशन, एंटरिंग इनटू द इंडियन मार्केट वाज द स्ट्रेटजी। अब जब वो एंटर हो रहे थे तो इन्होंने यहाँ पे देखा कि यार इंडिया के अंदर तो वैसे कंपटीशन बहुत इंटेंस है, एयरटेल है, रिलायंस है, बहुत सारे ऑलरेडी टेलीकॉम कंपनीज हैं जो कि ऑलरेडी ऑपरेट कर रही हैं। तो उन्होंने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर दिया प्लानिंग फेज के अंदर कि हाँ कि इंटेंस अमाउंट ऑफ कंपटीशन कैन बी द प्रॉब्लम व्हाइल अचीविंग द ग्रोथ इन इंडिया। तो उन्होंने यहाँ पे उसको आइडेंटिफाई कर दिया, तो दे मेड अ प्लान बी कि अगर इन केस हम इंडिया में फेल हो गए तो हम एक्सपेंशन के लिए पाकिस्तान में एंटर हो जाएंगे। और वही हुआ कि वो पाकिस्तान में एंटर हो गए विद द नेम ऑफ टेलीनॉर। सो दिस इज व्हाट द बेनिफिट इज ऑफ प्लानिंग, कि जब आप प्लान करते हो तो आपके सामने चीजें हाईलाइट होकर आ जाती हैं। और प्लानिंग के अंदर यहाँ पे आपको एक चीज ये भी पता चल जाती है कि आपको क्या क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगी, आपको कितनी फाइनेंस रिक्वायर्ड होगा, कितनी लेबर रिक्वायर्ड होगी, कितनी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी, कितने इन्वेस्टमेंट होगी, और कितने टाइम के अंदर आप कॉस्ट एंड रेवेन्यू की कैलकुलेशन भी कर रहे हो। तो प्लानिंग इज नोन एज द फर्स्ट फेज। प्लानिंग के बाद मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल और द मैनेजमेंट प्लेज अ फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब सर ये ऑर्गेनाइजिंग क्या है हमारे पास? अब यहाँ पे हमने बना ली थी स्ट्रेटजी प्लानिंग फेज के अंदर, ऑब्जेक्टिव तो सेट हो गए थे, देन वी मेड अ पर्टिकुलर स्ट्रेटजी कि हम इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करेंगे। तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम यहाँ पे जब स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो करने के लिए द बिजनेस नीड दी रिसोर्सेस। अब रिसोर्सेस क्या है? रिसोर्सेस का मतलब है सारी की सारी ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस। अब सर ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस का मतलब क्या है? कि यहाँ पे बात होगी कि हमें क्या लेबर चाहिए, कितने नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड होंगे, क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी, कितनी अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी हमें रिक्वायर्ड होगी, कितना अमाउंट ऑफ फाइनेंस हमें रिक्वायर्ड होगा। तो नाउ द मैनेजमेंट इज गोइंग टू कोऑर्डिनेट विद द डिपार्टमेंट्स, यहाँ पे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होंगे और यहाँ पे वो कोऑर्डिनेट करेंगे एंड दे आर गोइंग टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज, कि हाँ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि इतनी लेबर, इतना फाइनेंस, इतनी अमाउंट ऑफ मशीनरी, इतनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज, ये सब कुछ चाहिए। तो ऑर्गेनाइजिंग के लिए जो रिसोर्सेज, स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है। अब जैसे लेट सपोज ऑर्गेनाइजेशन में जब वैकेंसी आती है एंड वी आर इन नीड ऑफ अ वर्कर, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ही है ना जो कि इंटरव्यूज कंडक्ट करके वर्कर्स को हायर करती है। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल हमें लेबर को स्किल्ड करना है तो वी नीड टू एनहांस द स्किल्स, सो एचआर मैनेजमेंट ही होती है जो वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है सो दैट द वर्कर्स कैन परफॉर्म बेटर एट द वर्क प्लेस। तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू ऑर्गेनाइज द रिसोर्सेज एज वेल। अब जैसे रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज होंगी तो थर्ड स्टेप के अंदर हम यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे किसके अंदर? कोऑर्डिनेशन के अंदर। अब सर कोऑर्डिनेशन क्या है? देखो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से समझें कि हमें यहाँ पे क्रॉस कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। अब सही क्रॉस कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास? देखो सिंगल हैंडेडली एक डिपार्टमेंट सारे काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास उसकी रिसोर्स है। फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस प्रोवाइड कर सकता है, बजट प्रोवाइड कर सकता है, कैलकुलेशन अकाउंटिंग कर सकता है, लेबर वाली रिसोर्स नहीं प्रोवाइड कर सकता, मार्केटिंग नहीं कर सकता। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि अब यहाँ पे मैनेजमेंट बन जाएगी ब्रिज। अब सर ब्रिज का मतलब क्या है? ब्रिज बन जाएगी बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ताकि कोऑर्डिनेशन हो सके। सर कैसे? आज एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अब लेट्स सपोज यहाँ पे बिजनेस को नया प्रोडक्ट डेवलप करना है। अब जब एक बिजनेस को नया प्रोडक्ट डेवलप करना है तो यहाँ पे सबसे पहले मार्केटिंग डिपार्टमेंट आएगा और मार्केटिंग डिपार्टमेंट रिसर्च करेगा मार्केट गैप के अंदर कि क्या लैकिंग है मार्केट के अंदर, किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का गैप है, कस्टमर के फीडबैक्स लेगा,
आइडियाज जनरेट करेगा और इस पर्टिकुलर पूरी मार्केट रिसर्च की रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा किसको, ऑपरेशन प्रोडक्शन को, कि भाई ये मेरे पास आइडिया है और इस टाइप का प्रोडक्ट हमें बनाना है। और फिर ऑपरेशन प्रोडक्शन उस पर्टिकुलर रिसर्च की इंफॉर्मेशन को यूज करके प्रोडक्ट डेवलप करेगा। लेकिन डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट के लिए क्या रिक्वायर्ड है, फाइनेंस। तो यहाँ पे अब ऑपरेशन डिपार्टमेंट इज गोइंग टू कोऑर्डिनेट विद द फाइनेंस डिपार्टमेंट इन ऑर्डर टू गेट द फाइनेंशियल अमाउंट और द इन्वेस्टमेंट के जो खर्चा होगा। और इसके बाद यहाँ पे ऑपरेशन डिपार्टमेंट इज गोइंग टू कोऑर्डिनेट विद द एचआर कि हमें इतने नंबर ऑफ वर्कर्स और ये स्किल्स रिक्वायर्ड है। फिर मार्केटिंग प्रोडक्ट डेवलप होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट फिर उसकी एडवर्टाइजमेंट करेगा एंड दिस हाउ इट इज गोइंग टू गेट वर्क, इट इज गोइंग टू कम इनटू द डेवलपमेंट फेज एंड द एक्जिस्टेंस। तो आप देख रहे हैं सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो इसके बीच में कौन होगी, मैनेजमेंट होगी, जो कि ब्रिज बन जाएगी बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स सो दैट द कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन हो जाए। और कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन इसके लिए भी जरूरी है ताकि आपके एरर्स के चांसेस कम हो जाए, डुप्लीकेशन ऑफ टास्क ना हो। अब मैं आपके सामने एग्जांपल लेगा, टोयोटा का एक प्रोडक्ट है प्रियस, एक गाड़ी है टोयोटा की प्रियस और एक है टोयोटा एक्वा, दोनों हाइब्रिड कार्स हैं, दोनों सेम कंपनी की हैं, यस दोनों सेम कंपनी की हैं। अब अगर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है कि दोनों डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स के डिवीजन है ये आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, तो अब यहाँ पे प्रियस भी रिसर्च कर रहा है एक चीज के ऊपर और एक्वा भी रिसर्च कर रहा है एक चीज के ऊपर। अब वो जिस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं वो दोनों सेम चीजें, तो इसका मतलब ये है कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन थी जिसकी वजह से इन्होंने अलग अलग रिसर्च कर रहे हैं, वरना अगर साथ मिलकर रिसर्च करते तो कॉस्ट कम लगती और आउटपुट ज्यादा आता, क्योंकि सेम चीज की रिसर्च कर रहे थे। अब फॉर एग्जाम्पल आपको एक जगह पे जाना है, मुझे भी एक जगह पे जाना है, लेकिन हमने कोऑर्डिनेट नहीं किया तो अलग अलग राइड्स लेके अलग अलग ट्रैवल करके जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे दोनों की डिफरेंट कॉस्ट लग रही है। लेकिन अगर हम कोऑर्डिनेट कर लेते तो हम यहाँ पे एक ही राइड पे या एक ही पर्टिकुलर गाड़ी में चले आते तो हमारी कॉस्ट डिवाइड हो जाती। सो दैट इज नोन एज अ कोऑर्डिनेशन। तो जब आपकी इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन होती है, कम्युनिकेशन होती है, तो यहाँ पे आपके सारे डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेट करते हैं, जिससे यहाँ पे आइडियाज भी जनरेट होते हैं, नए प्रोडक्ट भी डेवलप होते हैं, नए प्रोजेक्ट्स के अंदर भी आप एंटर होते हो, और प्लस यहाँ पे आपके पास चांसेस ऑफ एरर्स और डुप्लीकेशन ऑफ टास्क भी कम हो जाता है। सो दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। अब जैसे कोऑर्डिनेशन कंप्लीट होगी हमारे पास, अब यहाँ पे मैनेजमेंट इज गोइंग टू कमांड एंड डायरेक्टिंग एंड यू कैन से मोटिवेटिंग। अब ये तीन डिफरेंट चीजें हैं लेकिन ये तीनों साथ हैं हमारे पास। अब अगर देखा जाए हमारे पास, तो वर्कर्स को यहाँ पे बताता कौन है कि क्या काम करना है, मतलब जो भी काम करना होगा, जो भी टास्क असाइन होंगे, एक्शंस होंगे, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट टू द एम्प्लॉइज कि आपको ये काम करना है, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू एंड दीज आर द एक्शंस दैट यू नीड टू फॉलो। तो वर्कर्स को जो कमांडिंग का फेज होता है कि वर्कर्स से जो काम करवाने होते हैं टू गेट द थिंग्स डन बाय द वर्कर्स, वो कौन करता है कि भाई लेट्स सपोज अगर एक एचआर मैनेजर है वो वर्कर को हायर करता है तो उसको सारा जॉब डिस्क्रिप्शन देता है ना कि ये सारी चीजें आपको करनी है फॉर दीज पर्टिकुलर ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द टास्क यू हैव बीन हायर्ड। डायरेक्टिंग का मतलब होता है हाउ टू डू। So management is going to use their expertise, the management is going to use its skills, और वो यहाँ पे एक्शंस के साथ साथ वर्कर्स को डायरेक्शंस भी प्रोवाइड करेंगे कि ये काम करना है और इस तरीके से करना है, ताकि वर्कर्स का काम आसान हो जाए, उनको पता हो जाए कि यार ये काम हमें इस तरीके से करना है, ये टाइमलाइन है, ये डेडलाइन है, ये पर्टिकुलर पैटर्न और फॉर्मेट दैट यू नीड टू फॉलो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने असिस्टेंट को कहता हूँ कि भाई एक पेपर बनाना है, मैंने इसको बता दिया पेपर बनाना, दिस इज व्हाट आई एम कमांडिंग, दिस इज व्हाट एक्शन ही नीड्स टू फॉलो। डायरेक्टिंग का मतलब क्या हुआ कि ये पेपर इतने मार्क्स का बनाना है, इस पर्टिकुलर चैप्टर्स का बनाना है, पेपर 1 पेपर 2 बनाना है, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस का बनाना है, तो नाउ आई एम प्रोवाइडिंग हिम द डायरेक्शंस कि ये काम इस तरीके से करना है। और साथ साथ मैं पे यहाँ पे मोटिवेट भी करूंगा वर्कर्स को, एंड अगेन इट्स वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट टू मोटिवेट कि वर्कर्स क्यों काम करेंगे। तो यहाँ पे वर्कर्स इस तरीके से काम करेंगे और इसलिए काम करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम इनको इंट्रोड्यूस करवा देंगे डिफरेंट रिवॉर्ड से
کہ بھائی اگر یہ کام ہوگا اس طریقے سے ہوگا تو یہ ریوارڈ ملیں گے, یہ بونس ہوگا, یہ کمیشن, ڈفرنٹ فائنینشیل نان فائنینشیل ریوارڈز ہوں گے جو کہ ہم یہاں پہ یوز کریں گے ٹو اپلفٹ دی پرفارمنس اینڈ ٹو اپلفٹ دا موٹیویشن اور ٹو بوسٹ دا موٹیویشن آف دی ورکرز. And the fifth function is known as controlling. اب سر کنٹرولنگ کیا ہے ہمارے پاس؟ کنٹرولنگ I believe it is the most important function of the management. اب کنٹرولنگ کے اندر کیا ہوگا؟ مینجمنٹ یہاں پہ ورکرز کی پرفارمنس کو مانیٹر کرے گی. مانیٹرنگ دی پرفارمنس آف دی امپلائیز, آبزرو کر رہی ہوگی کہ ورکرز کس طریقے سے کام کر رہے ہیں, ورکرز کو جو ٹارگٹس دیے تھے کیا ورکرز نے میٹ کرے, ورکرز نے میٹ نہیں کرے, ورکرز ٹائم پر تھے, لیٹ تو نہیں آ رہے تھے, جو ٹارگٹ سے وہ اچیو کرے, جو پرٹیکولر گول سے وہ اچیو کرے. اس کے بعد مینجمنٹ یہاں پہ اسے اینالائز کرے گی اور اس کے بعد اسے ایویلویٹ کرے گی بائی کمپیرنگ the performances, by comparing it with the targets کے جو چیز دی تھی نہیں ایگزامینیشن کے اندر انوالو. اور جب ایویلویٹ کرے گی تو اب یہاں پہ مینجمنٹ کے پاس آ جائے گی ایک پرٹیکولر پوری امپلائی کی پرفارمنس رپورٹ کہ یہ اس نے کرا ہے, یہ اس کی پروڈکٹیوٹی لیول تھی, یہ اس کے ایبسنٹیزم ریٹ تھے, یہ اتنے ٹائم پر آیا, یہ ریگولر تھا, اتنا پنکچوئل تھا کہ نہیں. اسی طریقے سے بجٹ ہوتا ہے تو بجٹ کے اندر نا ہم یہ سوچتے ہیں کہ اتنے پیسے لگیں گے اور اتنے پیسے لگ گئے, تو اٹس کمپیریزن نا, اٹس این ایویلویشن کہ ہاں ہم نے یہ سوچا تھا, اٹ واز دی فورکاسٹڈ اور یہ ہمارے ساتھ ہوا, تب یہ رپورٹ بنے گی. اب جب یہ پوری رپورٹ بن گئی ہے تو یہاں پہ دو چیزیں آ رہی ہیں, یا تو ورکرز پرفارم کریں گے اکارڈنگ ٹو دا اسٹینڈرڈ جو ٹارگیٹ سے, یا پھر ورکرز یہاں پہ انڈر پرفارم کریں گے. پرفارم کریں گے یا پھر انڈر پرفارم کریں گے. اگر پرفارم کر رہے ہیں اپ ٹو دا مارک, اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ, تو اس کا مطلب یہاں پہ یہ ہوا کہ ورکرز یہاں پہ ایفیشینٹلی پرفارم کر رہے ہیں, انہوں نے ٹارگیٹس کو میٹ کرا ہے, انہوں نے سارے اسٹینڈرڈس کو میٹ کرا ہے. تو اب آرگنائزیشن کیا کرے گی؟ آرگنائزیشن انہیں یہاں پہ جو ریوارڈ تھی اسے وہ دے گی, کیونکہ انہیں موٹیویٹ کرنے کے لیے they use the reward system کہ ان کو ڈفرینٹ ریوارڈ دے گی, ان کو یہاں پہ اپریشیٹ کرے گی, ان کو یہاں پہ فیڈ بیک دے گی, جس سے ورکرز یہاں پہ کیا ہوں گے؟ فردر موٹیویٹ ہوں گے, اینڈ ناؤ دی آرگنائزیشن از ایکچولی فلفلنگ اٹس پرومس. اور اگر ورکرز انڈر پرفارم کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم پھر ریمیڈیل ایکشنز فالو کریں گے. اب سر ریمیڈیل ایکشنز کا مطلب کیا ہے؟ کہ جنہوں نے ٹارگیٹس کو میٹ نہیں کرا, ہیبیچولی لیٹ ہو رہے ہیں, پنکچوئل نہیں ہے, تو اب ریمیڈیل ایکشنز کے اندر مینجمنٹ کیا کرے گی؟ انہیں وارننگ دے گی, مینجمنٹ انہیں ٹریننگ پرووائڈ کرے گی تاکہ ان کی پرفارمنس صحیح ہو سکے. So these are the 5 functions of the management for which the management is responsible, and these are the key functions جس کے اوپر پوری کی پوری آرگنائزیشن ڈیپینڈ کرتی ہے. تو اگر آپ یہ پرٹیکولر فنکشنز کو افیکٹولی پرفارم نہیں کرتی مینجمنٹ, تو اٹ ول بی نون ایز ineffective management and the business cannot achieve its goal and objectives. The concept of the concept of delegation. Sorry guys, ہاں now what is delegation ہمارے پاس یہاں پہ ایک چیز کو سننا سمجھنا, ہمارے پاس commands, orders versus delegation, ان دونوں کے بیچ میں ڈفرنس کیا ہے؟ اب ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کمانڈز, آرڈرز اور ڈیلیگیشن کے بیچ میں ڈفرنس کیا ہے. دیکھو, اگر میں ورکرز کو کمانڈز اینڈ آرڈرز دے رہا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں یہاں پہ انہیں پرووائڈ کر رہا ہوں ایکشنز, پلس آئی ایم پرووائڈنگ دیم ڈائریکشنز ایز ویل. ایکشن کا مطلب کیا ہے کہ میں ورکرز کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے, اور ڈائریکشنز بھی بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ کام اس طریقے سے کرنا ہے. مطلب فار ایگزامپل if I'm making a call to a person assistant کہ یار یہ پیپر بنانا ہے او لیولس کا, اتنے مارکس کا, اتنے ٹائم ڈیوریشن کا, اتنے نمبر آف کویشچنس کا, اتنے نمبر آف چیپٹرز کا, اس کا مطلب کیا ہے کہ I'm passing him order اور command, جو کہ ہم آٹوکریٹک لیڈرشپ کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ ورکرز کو آرڈرز اینڈ کمانڈز دی جاتی ہیں, decisions have been taken,
The manager has passed the decision to the subordinates to the employees and they just need to follow without any feedback. उनके पास कोई भी power, कोई भी right to provide the feedback नहीं है. डेलीगेशन के अंदर क्या होता है हमारे पास, डेलीगेशन के अंदर हम यहाँ पे वर्कर्स को एक्शन प्रोवाइड कर देते हैं, बट अथॉरिटी और उन्हें हम एम्पावर कर देते हैं. तो सर डेलीगेशन का मतलब क्या है? डेलीगेशन का मतलब है, डेलीगेशन इज टू असाइन द टास्क टू द subordinates with complete authority and responsibility. तो अगर मैं वर्कर्स को कमांड्स एंड ऑर्डर्स दे रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि मैंने अथॉरिटी मेरे पास है, मैंने उन्हें एक्शंस एंड डायरेक्शंस प्रोवाइड कर दिए, ऑर्डर्स एंड कमांड्स दे दिए एंड दे हैव टू फॉलो. बट फॉर एग्जांपल इफ आई एम डेलीगेटिंग, तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि मैं वर्कर्स को टास्क असाइन कर रहा हूं, सबऑर्डिनेट्स को टास्क असाइन कर रहा हूं विद कंप्लीट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैंने उनको बता दिया ये काम करना है, अब उनके पास पूरा पावर है, अथॉरिटी है कि वो काम किस तरीके से करेंगे. अब मतलब फॉर एग्जांपल मैंने असिस्टेंट को कॉल करी और मैंने इसको कहा पेपर बनाना है ओ लेवल्स का, कितने मार्क्स का होगा, क्या कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, क्या टाइम ड्यूरेशन होगा, ये सारी की सारी चीजें उसको मैंने एम्पावर कर दी है, हैंड ओवर कर दी है. सो सिंपली हैंडिंग ओवर द अथॉरिटी एंड एम्पावरिंग द वर्कर्स इज नोन एज डेलीगेशन. तो सर डेलीगेशन का फायदा है, यस वी नीड टू अंडरस्टैंड कि डेलीगेशन के अपने कुछ इम्पैक्ट हैं जो कि वी नीड टू अंडरस्टैंड. अब अगर फॉर एग्जांपल एक मैनेजर है, वो जितना टास्क वर्कर्स को डेलीगेट करेगा उतनी उसका जो वर्कलोड होगा मैनेजर का वो रिड्यूस हो जाएगा. एंड नाउ द मैनेजर कैन फोकस ऑन द स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, वो दूसरे काम करेगा. तो हमने पढ़ा था ना कि वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल का बेनिफिट ये होता है कि जितने ज्यादा सबऑर्डिनेट्स होंगे उतना वर्कलोड डिवाइड हो जाएगा, और जितना वर्कलोड डिवाइड हो जाएगा मैनेजर कैन फोकस ऑन द स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, वो दूसरे काम कर सकेगा. नंबर 2 हमारे पास ट्रस्ट बढ़ जाएगा. ट्रस्ट कैसे बढ़ जाएगा हमारे पास कि मैनेजर जब वर्कर्स को टास्क असाइन करेगा, सबऑर्डिनेट्स को टास्क असाइन करेगा, तो इट शोज द सेंस ऑफ ट्रस्ट टुवर्ड्स एम्प्लॉइज, जिससे एम्प्लॉइज की भी जो मोटिवेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी कि मैनेजर अपना काम भरोसा करके वर्कर्स को असाइन कर रहा है. तो इट इज गोइंग टू गिव देम अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड इट इज गोइंग टू गिव देम अ सेंस ऑफ ट्रस्ट कि मैनेजर भरोसा करता है तभी एम्प्लॉइज को काम दे रहा है. तो इट शोज अ सेंस ऑफ ट्रस्ट टुवर्ड्स एम्प्लॉइज. थर्ड हमारे पास इट कैन help in identifying the potential of the subordinates. कि सबऑर्डिनेट्स की पोटेंशियल के बारे में भी हमें पता चल जाएगा ना, कि जब तक हम उन्हें टास्क असाइन ही नहीं करेंगे, जब तक हम उनको ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालेंगे, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा उनके अंदर कितनी पोटेंशियल है. और ये कब अच्छा होता है? जब हमें किसी को प्रमोट करना होता है, इंटरनली प्रमोशन है, ग्रो करवाना है, किसी को अपर लेवल पे लेके जाना है, तो हम इसको जितना टास्क डेलीगेट करेंगे और उसकी बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस की बेसिस पे फिर हमें पता चल सकेगा कि क्या हम इसे प्रमोट कर सकते हैं कि नहीं, क्या इसके अंदर इतनी एबिलिटी पोटेंशियल है कि नहीं. फोर्थ हमारे पास एक ड्रॉबैक भी है कि जो मैनेजर का डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मैनेजर ओवर द टास्क होगा वो कम हो जाएगा. कि मैनेजर का जो डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द टास्क है वो कम हो गया, क्योंकि अब उसने यहाँ पे एम्पावर कर दिया है, अथॉरिटी दे दी है और रिस्पॉन्सिबल बना दिया है किसको, सबऑर्डिनेट को. अब जैसे फॉर एग्जांपल अब मैंने जब असिस्टेंट को बोल दिया कि पेपर बनाओ, तो अब नाउ इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द असिस्टेंट एंड ही इज द ऑथोराइज्ड पर्सन टू परफॉर्म द टास्क. अब मेरे हाथ से कंट्रोल जा चुका है, वो पेपर जैसा भी बना है. अब सर इसके अंदर फिर फंसेगा कौन? अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी मेरी है. क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे टास्क दिया. लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्टिकुलर स्कूल ने कहा आप क्लास ले ले, मैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन वो क्लास में नहीं पहुंच सका, मैंने वहां पे असिस्टेंट को बोला कि जाओ और क्लास कंडक्ट कर लो.
अब वो वहां पे क्लास में जाके कुछ भी करता है, मिसबिहेव करता है, कुछ भी इशू होता है, अब जब भी वो कुछ इशू होगा तो ऑर्गेनाइजेशन किसको पकड़ेगी? ऑर्गेनाइजेशन मुझे पकड़ेगी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे रिस्पॉन्सिबल बनाया, मैंने टास्क डेलीगेट कर दिया है। तो अब that person, that assistant is not accountable to the management of the school. I am accountable to the management of the school because the management has made me responsible. So this is the whole concept of delegation along with the concept of management for O levels business.